एक बार ना तेजस्वी यादव ने हेमंत बिस्व शर्मा को चाइनीज योगी कहा था। योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। उन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। और लगता है भाई साहब हेमंत बिस्व शर्मा ने ना तेजस्वी की इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई साहब असम में वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। योगी जी भी थोड़े से कन्फ्यूजिया गए हैं कि ई ससुरा हिमंता एक कुछ ज्यादा ही खतरनाक है भैया। असम में इस वक्त मुसलमान लगातार निशाने पर। बुलडोजर के नाम पर करीब 5000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो दरअसल अभी हुआ क्या कि हेमंत बिस्व शर्मा ना वॉर मोड पे आ चुके हैं और आजकल धड़ल्ले से बांग्लादेशी मियां मुसलमानों को डिपोर्ट किया जा रहा है और उनकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पर एक्शन लिया जाए और हमारे लिब्रांडियों की जले ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी कह रही हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा तानाशाह बन चुका है, तो वहीं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो ना हेमंता को जेल भिजवा देंगे, जेल। और कोई कोई तो भाई साहब ऐसा है जो आसाम को दूसरा गाजा बता चुका है। और हिमंता ने साफ कह दिया है कि ये कोई रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये असम के सर्वाइवल की लड़ाई है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या हेमंत बिस्व शर्मा अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? क्या उस असम में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन केवल 9% थी, वहां से बढ़ के आज 40% से ज्यादा हो चुकी है। असम के अंदर टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से 1/3 मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुकी है। कई टाउन्स ऐसे हैं जहां 90% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है, जहां थाउजेंड्स ऑफ एकर्स इलीगली कैप्चर कर लिए गए हैं। क्या उस असम को हेमंत बिस्व शर्मा बचा पाएंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। अब मतलब उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको, तो वैसे मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। ये बात समझने के लिए कि कैसे आज हेमंत बिस्व शर्मा जो है असम की आइडेंटिटी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर कैसे असम की आइडेंटिटी चेंज होने लग गई थी, और उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्टोरिकली आप देखोगे ना तो असम भी भारत के ज़्यादातर रीजन्स की तरह हमेशा से प्रीडोमिनेंटली हिंदू पॉपुलेशन वाला रीजन ही रहा है। इवन 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में भी जब भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, तब भी असम में हिंदू पॉपुलेशन ओवरवेलमिंगली मेजोरिटी में थी। 1901 के सेंसस के अकॉर्डिंग असम की पॉपुलेशन में हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो 90% थी और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 9% के आसपास थी। लेकिन 1900s के अर्ली फेज में ब्रिटिशर्स को असम में टी प्लांटेशन के लिए चीप लेबर चाहिए था, जिसके बाद अंग्रेजों ने ईस्ट बंगाल से लार्ज स्केल पर मुस्लिम फार्मर्स को बुला के आसाम में बसा दिया, स्पेशली गोलपारा, बारपेटा और नागौन जैसे रीजन्स में। जिससे हुआ ये कि 1901 से 1931 के बीच आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो तेजी से बढ़कर 23% से ऊपर पहुंच गई। फिर 1947 में देश का पार्टीशन होता है, जिसके बाद आसाम के कुछ मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स जैसे कि सिलहट ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में मिल जाते हैं। लेकिन अगला मेजर डेमोक्रेटिक चेंज आया 1971 में, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। इस वॉर के दौरान मिलियंस ऑफ लोग बांग्लादेश से अपना घर बार छोड़कर भाग गए, जिसमें से कई लोग आसाम के 262 किलोमीटर लंबे पोरस बॉर्डर के थ्रू अंदर घुस आए थे। और चलिए घुसे तो घुसे, उल्टा ये लोग जो है ना वो असमीज कल्चर
लैंग्वेज और आइडेंटिटी को धीरे धीरे पूरी तरीके से डाइल्यूट करने लग गए। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1971 के आसपास आसाम में असमीज स्पीकिंग पॉपुलेशन का परसेंटेज 61% से गिरकर 1979 में 49% पर आ गया था। इन लोगों ने मास लेवल पर लैंड ग्रैब करना शुरू कर दिया, मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। ऊपर से इलीगल बांग्लादेशी जो थे ना, वो हम दो हमारा मोहल्ला वाले फार्मूले पर बहुत तेजी से काम करने लग गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम्स का टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदू से हमेशा कहीं ज्यादा रहा था। आसाम के उस समय के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भी भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि 1971 से 1991 के बीच में आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 77% तक ग्रो हुई है, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 55% था। मुस्लिम्स की 77% ग्रोथ के विपरीत हिंदू ग्रोथ जो थी वो 41% थी उसी पीरियड के अंदर। और लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जो थे ना, उन्होंने इसे एक साइलेंट और इनवीडियस इन्वेजन डिस्क्राइब किया था। ये सब कुछ ना एक बहुत बड़े लेवल का डेमोग्राफिक डिजास्टर बन चुका था, और इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उस समय खुद फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई साहब आसाम की मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 35% तक पहुंच चुकी है। इसका मेजर रीजन है इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन त्रिपुरा और सिक्किम की तरह आसाम के इंडिजीनियस हिंदू ही आसाम में माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था। एनीवेज, इन बातों को लेकर ना धीरे धीरे लोकल असमीज पॉपुलेशन के बीच में गुस्सा बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण 1978 के दौर में आसाम आंदोलन होता है, जिसमें आसाम के यूथ ने मास लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। और इस भयंकर क्राइसिस को टैकल करने के लिए 1985 में फाइनली असम अकॉर्ड साइन होता है, जिसमें डिसाइड होता है कि 25 मार्च 1971 को एक कट ऑफ डेट माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो इसके मुताबिक उस डेट के बाद जो भी आसाम में इलीगली आया है ना, उसको इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी ना इन सब का इम्प्लीमेंटेशन काफी वीक रहा। उल्टा कांग्रेस और बाद में AIUDF जैसी पार्टीज ने इन्हें वोट बैंक के रूप में देखना शुरू कर दिया और इनको वोट के लिए प्रोटेक्शन देने लग गए। इन इलीगल बांग्लादेशियों को बाकायदा राशन कार्ड, वोटर कार्ड और लैंड पट्टास देकर वोट बैंक बनाया जाने लग गया। आरोप तो ये भी लगाया गया कि इन पार्टीज ने गवर्नमेंट और टेम्पल लैंड्स पर इलीगल एनक्रोचमेंट को अलाउ किया और इलीगल्स को वोटर लिस्ट में एनरोल भी करवा दिया, ताकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में ऑफिशियली इंटीग्रेट हो जाए। उल्टा गैस व्हाट, उस समय की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल लेकर आई थी, एक्ट लेकर आई थी, IMDT एक्ट, जो स्पेसिफिकली सिर्फ आसाम में लागू किया गया था। अब इस एक्ट का असली पर्पस था इलीगल बांग्लादेशीज को आइडेंटिफाई करना और उनको डिपोर्ट करना, क्योंकि इसने इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ने के बजाय उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया। The IMDT Act imposed a higher burden on the government to prove that somebody is a illegal migrant. Consequently, the burden which was there under the Foreigners Act was hiked up and spiked up, so that it becomes difficult for you to kick someone out. आसान भाषा में समझाऊं तो बाकी भारत के अंदर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, उनको खुद प्रूव करना पड़ता है कि वो लीगल हैं, लेकिन IMDT एक्ट में ये बर्डन जो था वो भारत के सिटीजन्स पर डाल दिया गया कि तुम प्रूव करो कि सामने वाला बांग्लादेशी है। यानी अगर आपको शक है ना कि कोई बांग्लादेशी है, तो आपको ही कोर्ट में जाकर प्रूफ देना पड़ेगा उस बात का। यहाँ खुद इलीगल इमिग्रेंट्स को कुछ प्रूव नहीं करना था, और इस बात से ना आसाम में किसी भी इलीगल को डिपोर्ट करना हद से ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इसी कारण से 1985 से लेकर 2005 तक लाखों में इलीगल माइग्रेंट्स आइडेंटिफाई होने के बावजूद सिर्फ कुछ हजार को ही डिपोर्ट किया गया। इनफैक्ट 2012 के गवर्नमेंट वाइट पेपर में लिखा गया था कि 1985 से 2012 तक सिर्फ 2442 यानी कि 2442 इलीगल बांग्लादेशीज को ऑफिशियली नाम से निकाला गया है, केवल 2442 को। और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? इसके कारण असम का डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। देखिए 1991 में असम की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो तेजी से बढ़ रही थी, वहीं हिंदू पॉपुलेशन गिरकर 67% के आसपास आ चुकी थी। लेकिन जब तक लोगों को ये रियलाइज होता कि किस लेवल पर असम की डेमोग्राफी बदली जा रही है, तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। अगले 20 सालों में हिंदू पॉपुलेशन और गिरती है और 61% के करीब आ चुकी होती है, और मुस्लिम पॉपुलेशन 35% तक बढ़ चुकी होती है। ये 20 सालों का सबसे बड़ा जंप था, जो पूरे इंडिया के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा था। असम के अंदर ना टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन 35 डिस्ट्रिक्ट्स में से 11 से 16 डिस्ट्रिक्ट
मुस्लिम मेजॉरिटी बन चुकी थी 2011 तक। धुबरी 79.7% मुस्लिम पॉपुलेशन, बारपेटा 70.7% मुस्लिम पॉपुलेशन, दारंग 64.3% मुस्लिम पॉपुलेशन, गोलपारा, करीमगंज, हेलाकंडी, नागौन, मारीगांव, बंगाल गांव, होजई, इन सभी जगहों पर ना मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस में आ चुकी थी। कुछ जिले जैसे साउथ सलमारा, यहाँ पर ना मुस्लिम्स की जो परसेंटेज है वो 95% से अधिक हो चुकी है और कई सब डिविजन्स में ऐसा हो चुका है कि हिंदूज माइनॉरिटीज बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल धुबरी, ये एक डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर और यहाँ पर कई टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर ना आज हिंदू पॉपुलेशन 10% के करीब रह चुकी है, केवल 10%। और इस कारण से ना आए दिन रिपोर्टेडली समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ परसिक्यूशन की खबरें आ चुकी हैं। कुछ विलेजेस में हिंदू परिवार रिलीजियस प्रेशर के कारण ना वहां से माइग्रेट करने को मजबूर हो चुके हैं। करीब 3500 हिंदू फैमिलीज को मजबूरन माइग्रेट करना पड़ा है और इसके साथ साथ ना जिन जिन एरियाज में इलीगल माइग्रेंट्स की डेंसिटी बढ़ी है वहां पर जो क्राइम रेट है वो भी स्पाइक हो चुका है। धुबरी और बारपेटा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में गौ तस्करी, लैंड ग्रैबिंग, चाइल्ड मैरिज, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत आम हो चुके हैं और इसमें ना मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स इलीगल बांग्लादेशी ही होते हैं। और केवल क्राइम नहीं, इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने ना असम को कल्चरली भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। इलीगल बांग्लादेशियों ने मियाँ पोइट्री एसमीज में लिखनी शुरू कर दी। अभी जो मियाँ पोइट्री थी ना, इनमें इलीगल बांग्लादेशी मुसलमानों को एक विक्टिम के रूप में दिखाया जा रहा था और एसमीज कल्चर को डिस्टॉर्ट किया जा रहा था। ये जो पोइट्री थी ना, इनका विरोध हिंदुओं ने तो किया, लेकिन साथ साथ आसाम के जो नेटिव मुसलमान थे उन्होंने भी किया और ऐसे ना 10 पोएट्स को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि इन पोएम्स में आसाम के लोगों को जीनोफोबिक दिखाया जा रहा था। इन इलीगल लोगों ने ना काजीरंगा नेशनल पार्क तक नहीं छोड़ा, उसमें भी एनक्रोचमेंट कर दी और 80,000 हेक्टेयर पर इलीगल कब्जा कर लिया। और इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि बोडो, मिशिंग, इन जैसी छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी उनकी जो जमीन थी उनके हाथ से चली गई। दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि ये लोग पोचिंग करने लगे और राइनोज को मार मार कर उनके सींगों को इलीगली बेचने लगे। अभी कुछ दिन पहले ना मोहम्मद मकबल और मोहम्मद नूर कासिम, इनको असम में पोचिंग करने के लिए, राइनोज को मारने के लिए अरेस्ट किया गया था। दोनों के दोनों इलीगल बांग्लादेशी थे और ऐसे बहुत सारे केस और हैं। अब असम पुलिस के अनुसार ना इन इलीगल बांग्लादेशियों ने आसाम के अंदर बहुत सारे इलीगल मदरसास भी खोल दिए हैं और सबके अंदर भयंकर रूप से फॉरेन फंडिंग स्पेशली कतर और सऊदी से आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि डेमोग्राफी के लेवल से लेकर कल्चरल लिंग्विस्टिक लेवल तक असम के लोग इन इलीगल इमिग्रेंट से सफ़र कर रहे हैं। क्राइम से लेकर आतंकवाद में भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स मिले हैं। आज डेमोग्राफिक एस्टिमेट्स के मुताबिक ना असम की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 40% के करीब ऑलरेडी आ चुकी है और कहा जाने लगा है कि इस ट्रेंड को अगर नहीं रोका गया तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब असम फ्यूचर का बांग्लादेश बन सकता है। लेकिन फिर आते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जो कहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है। अगर आप असम की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी कि देश के बाकी पार्ट्स की तरह यहाँ भी स्टेट पार्टीज ने इलीगल इमिग्रेशन जैसे इश्यूज पर या तो आंखें बंद रखी या फिर उसे अपना वोट बैंक मानकर और ज़्यादा फ्यूल दे दिया। हेमंत बिस्व शर्मा जो थे ना वो कांग्रेस के ही एक सीनियर नेता थे और हेमंत बिस्व शर्मा के लिए कुछ मात्रा में एक इशू रहा था हमेशा से ही कि कांग्रेस पार्टी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और चेंजिंग डेमोग्राफी जैसे इश्यूज पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। हेमंत बिस्व शर्मा बार बार वार्निंग दे रहे थे कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो सिर्फ आइडेंटिटी का नहीं बल्कि असम के सर्वाइवल का इशू बन चुका है। असम का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट खुद माना है कि असम का ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन चला हुआ है, इसलिए असम का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ना उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से हेमंत को कांग्रेस के बदलते आइडियोलॉजी से भी काफी प्रॉब्लम होने लग गई थी। ये कांग्रेस हो फ्रीडम मूवमेंट वाला कांग्रेस से कभी मत मिलाइए। उनका जो आइडियोलॉजी है ये क्या पुराना कांग्रेस का आइडियोलॉजी है? अगर पटेल का आप जीवन दिखता है उसमें क्या आज कांग्रेस का कोई रिफ्लेक्शन आपको देखता है? और इन सब चीजों के बावजूद राहुल गांधी ने उनका कैसे अपमान किया था ना वो सबको याद ही होगा।
जिसके कारण अल्टीमेटली 2015 में हेमंत ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और कुछ ही महीनों बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हेमंत बिस्व शर्मा के आते ही 2016 में बीजेपी ने असम में अपनी पहली सरकार बना ली। आपकी कृपा से नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की चुनी हुई सरकार बनेगी। और हेमंत बिस्व शर्मा ही इस जीत में की स्ट्रैटेजिस्ट थे। 2021 में दोबारा बीजेपी असम में चुनकर आती है, जिसके बाद 2021 में हेमंत बिस्व शर्मा खुद चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब असम को बचाने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ चुकी थी, जिसके कारण सरकार बने अभी कुछ भी दिन नहीं हुए थे तो उन्होंने ओपनली इलीगल माइग्रेशन और डेमोग्राफिक इन्वेजन के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। बीजेपी में आने के बाद से हेमंत बिस्व शर्मा ने पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने ऑलमोस्ट छोड़ दिए हैं। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि यह डेमोग्राफिक इन्वेजन है, मियां मुस्लिम आसाम को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो बांग्लादेशी मुस्लिम्स को मियां मुस्लिम कहते हैं। खैर, इसके बाद गवर्नमेंट एक और व्हाइट पेपर पब्लिश करती है जिसमें ये रिवील होता है कि आसाम के 28,000 जो बूथ है ना जहां पर वोट पड़ते हैं, उनमें से 19,000 बूथ्स का पूरा डेमोग्राफिक डीएनए बदल चुका है। दोबारा से सुनिए, 28,000 में से 19,000 यानी कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स ने आधी से ज्यादा बूथ्स के एंटायर इलेक्टोरल ज्योग्राफी को हाईजैक कर लिया है और जो थोड़े बहुत बूथ बच गए हैं ना, उन पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। इतने बड़े डेमोग्राफिक चेंज को रिवर्स करना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर हेमंत ने कुछ एक्शंस लेने शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया स्टेट फंडेड मदरसास को बंद करने का। पता है क्यों? क्योंकि असम में मैक्सिमम मदरसा जो थे वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए बंकर बन चुके हैं। इनफैक्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग असम में ऐसे काफी मदरसे चल रहे हैं, खासकर बारपेटा, गोलपारा और मोरीगांव जैसे रीजन्स में, जहां के मौलवियों के जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और अल कायदा से डायरेक्ट लिंक बताए जाते हैं। एक केस में तो मोहम्मद सुमान नाम का एक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर मोरीगांव में मदरसा टीचर बनकर सेटल होते हुए पकड़ा गया था। उसने एक लोकल लड़की से शादी भी कर ली थी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। मोहम्मद सुमान के पास पुलिस को कई डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें आसाम के यूथ को शरिया लॉ के बारे में इन्फ्लुएंस किया जा रहा था और ऐसे ना जाने कितने मोहम्मद सुमान आसाम में घुसे पड़े हैं। इसके अलावा जमील हुदा मदरसा के अंदर डायरेक्ट फंडिंग और रेडिकल इंडोक्ट्रिनेशन के प्रूफ मिले हैं। मुफ्ती मुस्तफा जिसने ये मदरसा बनवाया था ना, उसके और अलकायदा से एफिलिएटेड अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के बीच कनेक्शंस पाए गए थे। ये आदमी जो है ना वो बांग्लादेश से इलीगली आसाम में घुसने वाले लोगों को मदरसे में रहने की जगह देता था। हेमंत ने एक्शन लिया और इसके जैसे 600 से ज्यादा मदरसों को तुरंत बंद कर दिया गया। मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। साथ ही साथ करीब 1300 मदरसास को नॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि सरकार अब मदरसों को एक चवन्नी नहीं देने वाली। State of Assam is not going to spend a single paisa for madrasa run education. We do not have mandate to teach Quran. Teaching Quran is a mandate. Okay, one more question. ऊपर से आज उन्हीं मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसके बाद हेमंत ने अगला कदम उठाया कि उन्होंने मुस्लिम स्पेसिफिक मैरिज लॉज को रिपील कर दिया। अब मुस्लिम मैरिजेस भी बाकी कम्युनिटीज की तरह कंपल्सरीली स्टेट के अंडर रजिस्टर होंगी और ये ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक बड़ा कदम था। इसके बाद हेमंत ने चाइल्ड मैरिज पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, जो मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में काफी कॉमन थी। आसाम के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स एक्ट पास किया गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में एफआईआर हुई और चाइल्ड मैरिज करने वालों को अरेस्ट कर लिया गया है। हेमंत का टारगेट है कि 2026 तक आसाम में चाइल्ड मैरिज को 0 लेवल पर लाना है। और अब इन सब चीजों के बाद आसाम के अंदर एक पॉलीगमी बैन लॉ लाने की भी तैयारी हो रही है। State of Assam, which is one step closer to be banning the practice of polygamy in the state. Mr. Hemanta Biswa Sarma said that a legislation over the same will be introduced in the September session or in the budget session of the Legislative Assembly. यानी कि अब एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती, जिसको पब्लिक काफी सपोर्ट भी कर रही है। The government's invitation for public suggestions were concerned, and 146 responses were in favor of the proposed bill. साथ ही उन्होंने इस्लामिक कन्वर्जन को रोकने के लिए ये ओपनली कहा है कि वो लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे इश्यूज पर लॉ बनाने वाले हैं। অহাবাৰ বিধানসভাত আমি আৰু কেইখনমান আইন আনিম। লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন আহিব। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত অনুসূচিত জনজাতিৰ মাটি
অকল যাতে অনুসূচিত জনজাতি লোকে কিনিব পাৰে, অনুসূচিত জাতিৰ মাটি যাতে অনুসূচিত জাতিৰ লোকে কিনিব পাৰে, নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাহিৰলৈ যাতে ভূমি যাব নোৱাৰে, অৱশিষ্ট ভূমি যিখিনি থাকি গ'ল, তেনেকুৱা এখন শক্তিশালী আইনো আমি অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছো। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने निजूत मोइना स्कीम लॉन्च की है, जिसमें लड़कियों को 1000 से 2500 रुपए मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी कर सकें। हेमंत का क्लियर लॉजिक है, एजुकेटेड गर्ल इज इक्वल टू लेट मैरिज, जिससे अल्टीमेटली कम बच्चे होंगे। और इन भाई साहब ने सरकारी ऑफिस में भी नमाज को मिल रहे ब्रेक पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा इंडिजिनियस लोगों के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इलीगल एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए न्यू लैंड लॉज लाए गए हैं, जिसमें जो इलीगल घुस रहे हैं ना, इनको लैंड खरीदने के लिए सीएम की परमिशन चाहिए होती है, जो कि आपको पता है कि हेमंत कितना देने वाले हैं। इनफैक्ट याद कीजिए कि जब कुछ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने असम के अंदर हिंदू टेम्पल्स की 120 बीघा जमीन को हड़प लिया था, उस जमीन को हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने छुड़वा कर फिर से मंदिर कमेटी को सौंपा था। सरकार ने माइक्रो ट्राइबल बेल्ट का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया है, ताकि ट्राइबल्स की लैंड और कल्चर दोनों सेफ रहें। और अब डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन भी लागू किया गया है, ओनली लोकल बॉर्न असम के लोग ही गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यदि सही से इम्प्लीमेंट हुआ ना, तो अब बांग्लादेशी किसी भारतीय का हक नहीं मार पाएंगे। इसके अलावा हेमंत ने अनाउंस किया है कि सरकार ने असम के अंदर मुस्लिम कास्ट सेंसस कर दिया है। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना सही है क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया। ये सारे के सारे कदम प्रभावी हैं, पर शायद इतने प्रभावी नहीं है कि असम के अंदर पिछले 100 सालों में जो हुआ है ना, उसको चेंज कर सके, बदल सके या फिर रिवर्स कर सके। असम केवल अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, आज की डेट में हिमंता सरकार इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के इशू पर ना वॉर मोड में काम कर रही है, और इसके कारण ममता बनर्जी की जो ममता है वो रोहिंग्यास के प्रति बढ़ चुकी है, जाग चुकी है। और इसके ऊपर ना हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्लियरली कह दिया है कि अब वो डेस्परेट हो चुके हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें किसी से बदला लेना है, बल्कि इसलिए क्योंकि असम का जो कल्चर है, लैंड है, टेम्पल्स हैं, सबको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और अब बात सर्वाइवल की आ चुकी है। आप ना हेमंत बिस्वा शर्मा के इस ट्वीट में भी देख सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने वी मे बी फाइटिंग अ लूजिंग बैटल इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। यानी कि उन्हें भी पता है कि यह काम कितना मुश्किल है या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज असम में मास लेवल पर इलीगल रोहिंग्यास के खिलाफ ना सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है। गवर्नमेंट लैंड से लेकर इलीगल बांग्लादेशी सेटलर्स, इन सबको हटाया जा रहा है। और आज की डेट में धड़ल्ले से बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया जा रहा है। मैसेज बहुत सिंपल है, आसाम कोई धर्मशाला या रेफ्यूजी कैंप नहीं है। इन कारणों से ना आज आसाम में लिबरल्स के काफी मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। कोई हिमंता बिस्वा शर्मा को तानाशाह बुला रहा है, तो कोई कह रहा है आसाम के मुख्यमंत्री मुसलमान विरोधी हैं। खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों पर निशाना साधते रहे। कभी मुसलमानों को आबादी बढ़ाने का जिम्मेदार बताते हैं, तो कभी मुसलमानों से मछली न लेने की अपील करते हैं। असेंबली में जुमे की नमाज का ब्रेक भी खत्म किया जा चुका है। सरकार ने शादी के लिए काजी सिस्टम पर पहले ही पाबंदी लगा दी। ऐसे में सवाल है कि क्या मुसीबत में हैं असम के मुसलमान? तो राहुल गांधी खुद कह देते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे। Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has hit out at Rahul Gandhi after Mr. Gandhi said that one day Hemanta Biswa Sarma will be jailed. लेकिन हेमंता को ना इनके इस मेल्टडाउन की जरा भी परवाह नहीं है। उल्टा हेमंता ने मियां मुस्लिम्स को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है कि अगर वो चाहते हैं उन्हें इंडिजिनस स्टेटस मिले, तो उन्हें ना 4 कंडीशंस को मानना पड़ेगा। पहली, नो चाइल्ड मैरिज। दूसरी, पोलीगेमी। तीसरी, फैमिली प्लानिंग कंपलसरी करनी पड़ेगी। यानी इनका जो हम दो हमारा मोहल्ला वाला फॉर्मूला चलता है ना, उसे छोड़कर हम दो हमारे दो पर आना पड़ेगा। और चौथी वार्निंग, कल्चरल इंटीग्रेशन विद एसमीज आइडेंटिटी। यानी अपना ओरिजिनल पेशा दंगा फसाद छोड़कर ना एसमीज आइडेंटिटी को पूरी तरीके से अपनाना पड़ेगा, तभी आपको इंडिजिनस स्टेटस मिलेगा। और अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। और इस बार इंडियन गवर्नमेंट भी साथ दिख रही है। गार्डियन की इस रिपोर्ट के अनुसार ना पूरे भारत में हजारों लोग चिन्हित कर बिठा दिए गए हैं डिपोर्ट करने के लिए। पर क्या हजारों से बात बन पाएगी?
जबकि 2016 में करंट गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने खुद संसद में यह कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान भारत में बसे हुए हैं, घुसे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो हो चुका है ना, उसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल है और इसे आपको एक 50 साल का प्रोजेक्ट मानकर रिवर्स करना पड़ेगा। पर उस 50 साल के प्रोजेक्ट के रूप में इस समय जो असम में हो रहा है वो एक शुरुआत के रूप में अच्छा है और हेमंत बिस्व शर्मा उसे करते हुए दिख रहे हैं। पर क्या हेमंत बिस्व शर्मा अपने इस प्रयास में सफल हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। बाकी आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, ज्वाइन बटन और पेट्रियन तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।